हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं लेकर आऊंगा आपके लिए करियर ऑप्शंस की एक कंप्लीट सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे फेमस प्रेस्टिजियस कोर्स की, जिसका नाम है सीए। जी हाँ, सीए। इसमें हम कंप्लीट बात करेंगे कि कोर्स का जो ओवरव्यू हम देखेंगे, डिमांड क्या है इंडिया में ये हम डिस्कस करेंगे, इंडिया और इंडिया के बाहर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एक्सपेंसेस कितना लगेगा, इसमें पैसा खर्च कितना होगा, अर्निंग्स क्या है, प्लेसमेंट क्या कहां पे होंगे, कौन ऐसे सीए हैं जो बहुत बेहतर कमा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और हम देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा कि होता क्या है सीए। सबसे पहले हम बात करेंगे सीए कि सीए क्या होता है। भाई सीए, जैसा कि आप सभी को पता है, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि जो सिलेबस है सीए का, ये इंडिया में एक्चुअली आईसीएआई रेगुलेट करता है इसका। और यहाँ पर एक ये प्रोफेशनल कोर्स है जो आपको फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट का एक्सपर्ट बना देता है, यानी कि आपको परफेक्ट नॉलेज देता है इन सब चीजों का। भारत में इसे कौन कंडक्ट कराता है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसको कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ये इसका इंस्टीट्यूट है। जैसे हम कह सकते हैं जिस तरीके से हमारे 12th में बोर्ड्स हुआ करते थे जो हमें हमारे सिलेबस को रेगुलेट करते हैं, डिजाइन करते हैं, वैसे ही इंडिया में सीए अगर आपको बनना है तो आईसीएआई इस सीए के डिग्री प्रोग्राम को या इस प्रोग्राम को रन करता है। सीए का मुख्य काम क्या होता है, सीए करता क्या है, क्यों इतना फेमस है ये बंदा, ऐसा क्या काम करता है जो इसको इतना मोटा सैलरी मिलता है, कितना मोटा सैलरी मिलता है, अगर ये देखना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अकाउंटिंग करता है, हिसाब किताब जो भी रखा जाता है। आपने 11th-12th में ये पढ़ ही लिया होगा। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करता है। इसके अलावा टैक्सेशन का काम करता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स, आईटीआर जो आपके पेरेंट्स भरते होंगे हर साल। इसके अलावा जीएसटी फाइलिंग का काम करता है, टैक्स सेविंग और प्लानिंग का हमारा काम करता है। तीसरा इसका जो है ऑडिट का काम, जिसके लिए इसीलिए ऑडिटर भी कहा जाता है। कंपनी के अकाउंट्स चेक करना, फ्रॉड या गलती पकड़ना और सही रिपोर्ट देना। इसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइस देता है। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियल बड़ी बड़ी कंपनियां सीए को बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफर करती हैं, क्योंकि उनको चाहिए होती है फाइनेंशियल एडवाइस। पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, कैसे टैक्स बचाएं, वगैरह वगैरह। तो कहां इन्वेस्ट करना है, कहां खर्च करना है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, कॉस्ट को कम कैसे कम करना है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा बिजनेस कंसल्टेंसीज भी प्रोवाइड करता है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आपने सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, इस कंपनी का फॉर्मेशन के लिए सीए की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी मदद करता है। बिजनेस सेटअप का गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है कंसल्टेंसी में। इसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइस देता है, सलाह देता है, कहां इन्वेस्ट करें, कहां खर्च करें, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो सीए की डिमांड क्या है, इतनी ज्यादा क्यों है? जैसा कि ऑलरेडी मोदी जी बोल चुके हैं कि उनके साइन को तो मैं भी चेंज नहीं कर सकता, तो ऐसे ही नहीं बोला जा सकता कि सीए की डिमांड इतनी हाई क्यों है, वो मोदी जी ने भी बोला हुआ है। तो ये कुछ रीजन है। इंडिया में सीए का डिमांड हाई है क्योंकि हर बिजनेस को, एवरी बिजनेस को अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट और एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। तो सीधी सी बात है, इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं, इनको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, टैक्स सेविंग करानी है, तो सीए की मदद लगती है। फ्यूचर में डिमांड स्टेबल रहने वाली है, क्योंकि जो इकोनॉमी जितनी ग्रो करेगी, ग्रोथ होगा, तो वैसे वैसे फाइनेंशियल जो हमारे एडवाइस की और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंशियल डेटा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और सीए की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। तो सीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं बेटा, तो सबसे पहले अगर आपके पास दो तरीके होते हैं सीए में एंटर करने के लिए, या तो आप 12th के बाद एंट्री ले लो, जिसको हम फाउंडेशन के थ्रू, एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एंट्री कहते हैं, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो ग्रेजुएशन करने के बाद। लेकिन इसमें आपके 3 साल ग्रेजुएशन में लग जाएंगे। नॉर्मली आपने बीकॉम किया, बीबीए किया, या फिर कोई भी आपने ट्रेडिशनल कोर्स किया हो, 3 साल का बैचलर डिग्री, चाहे वो बीएससी क्यों ना हो, चाहे वो बीए हो। सर ये भी कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं आपको, फाउंडेशन 12th के बाद, आफ्टर 12th आपको सीए फाउंडेशन में एंटर होना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर अभी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको दिसंबर अटेम्प्ट मिल जाएगा, तो वहां पर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे। क्या सिलेबस होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फाउंडेशन एग्जाम देने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी किसमें? इंटरमीडिएट में। इन दोनों एग्जाम को देने के बाद आप एंटर कर जाते हो और इसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। सी इंटरमीडिएट में आपकी एंट्री हो जाती है। डायरेक्ट एंट्री में क्या होता है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया भाई, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आप ये वीडियो 12th के 3 साल बाद देख रहे हो, यानी अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, आपका मिनिमम 55% का रिक्वायरमेंट है, आपका इतना परसेंट होना चाहिए। और अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, 60% मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री का परसेंटेज होना चाहिए। तो आपकी एंट्री डायरेक्ट इंटरमीडिएट में हो जाएगी। क्या सर हमको फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सीए फाउंडेशन नहीं देना चाहते हैं तो 3 साल की डिग्री, लेकिन आप बहुत लेट हो चुके होंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज, एज लिमिट कुछ है ही नहीं बेटा। मेरे साथ ऐसे भी लोगों ने सीए किया है,
ठीक है, जिन लोगों की एज 60 प्लस थी, ठीक है, और इवन बैंक के बहुत सारे ऑफिसर्स को मैं देखा हूं जो रिटायरमेंट के बाद भी सीए करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं और सीए करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सीए किया है 60 के बाद भी, ठीक है। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, आप कभी भी एंट्री ले सकते हो, एक प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें कोई टीसी नहीं लगने वाली आपकी, बस आप अगर 12th की बात करते हो तो 12th की मार्कशीट, और अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। चलिए अब बात करते हैं सीए की ड्यूरेशन कितनी होती है। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि सीए बहुत लेंदी होता है, हमने सुना है सर 10-10 साल 15-15 साल लग जाते हैं, बिल्कुल करने वालों को लग जाते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा, एक सी अग्रवाल है जो यूपी से हैं, एक लड़की 19 साल की उम्र में, उसने 19 से 21 साल की उम्र में उसने सीए कंप्लीट किया था, सबसे कम उम्र में उसने सीए कंप्लीट करने का रिकॉर्ड है उसके नाम पे। तो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। तो अगर आपको सीए की ड्यूरेशन की बात करूं तो लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि 4.5 ईयर्स से लेकर 5 ईयर्स तक का टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन आपको इस बीच में बेटा फेल नहीं होना है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आपने सीए फाउंडेशन किया तो लगभग 6 महीने आपको इसमें लगने हैं, ठीक है। अगर अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अब डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा भी लग जाएगा, तो ऑन एवरेज जो 4.5 ईयर्स में टाइम बता रहा हूँ। इंटरमीडिएट, अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो 6 से 12 महीने, क्यों बोला है मैंने, अगर आप दोनों अटेम्प्ट देते हैं, एक साथ निकालते हैं, तो आप एक ही बार में पूरे 2 ग्रुप दे सकते हैं, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। इन दोनों ग्रुपों को आपको क्लियर करना होता है, अगर आपने एक साथ दिया तो 6-7 महीने में, 8 महीने में हो जाएंगे, अगर आपने, और तभी आपकी रैंक बनती है। अगर आपको सीए में रैंक लानी है तो दोनों ग्रुप एक साथ देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल ग्रुप देते हो तो लगभग 6-6 महीने करके आपके 12 से 15 महीने भी लग जाएंगे, तो 1 साल तो आपका लगभग यहाँ पर हो गया, ठीक है, 1 ईयर यहाँ पर हो गया, ठीक है, हाफ ईयर आपका यहां पर हो गया। फिर आपको आर्टिकलशिप यानी कि ट्रेनिंग करनी होती है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, किसी सीए या किसी फर्म या किसी कंपनी में, सीए की जो फर्म्स होती हैं बिग 4 वगैरह में, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है, जो मिनिमम पहले 3 ईयर्स की होती थी, अभी 2 ईयर्स की होती है। कितने साल की होती है? 2 ईयर्स की होती है। तो 2 और 1 3, और ये 3.5 साल ही हो गया, और लगभग 1 साल आप इसका मान लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम आपको कितना टाइम, 4.5 ईयर्स तो लगभग लगभग आपका यहाँ पे लगने ही वाला है। 4.5 ईयर्स के बाद आप सीए फाइनल, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, सीए फाइनल के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, और सीए फाइनल देने के बाद आप सीए बन जाएंगे, आपके नाम के आगे सीए लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकलशिप क्या होती है? हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये आर्टिकलशिप क्या होती है? तो आर्टिकलशिप क्या होती है? ट्रेनिंग होती है अंडर अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के, यहाँ प्रैक्टिकल काम सीखते हो, ठीक है। जैसे एमबीबीएस की डिग्री होती है, उसमें भी आपको हॉस्पिटल में काम करना होता है, वैसे यहाँ पे सीए के अंडर में आपको काम करके सीखने को मिलता है कि काम रियल में होता कैसा है, जहां आप किताबों की जगह रियल कंपनी का काम सीखते हो, ठीक है। इसमें आपको स्टाइपेंड और सैलरी भी मिलती है। ये सैलरी मिनिमम आप ये मान लो कि सिटी टू सिटी वेरी करती है, छोटी सिटी में लगभग 3,000 से शुरू होती है, और ये लगभग बड़ी, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है आपको, वहां पे 20,000 तक भी पे कर सकते हैं। तो ये समझ लो कि आपकी पॉकेट मनी का खर्चा है, ये मत समझना कि बहुत अच्छी सैलरी सर ये क्या ही होता है, ये स्टाइपेंड है, आप जो उनका काम करते हो, तो सीए को कुछ ना कुछ देना पड़ता है आपको, ठीक है। सीए के सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने होते हैं? तो हर लेवल पर सब्जेक्ट्स तो डेफिनेटली चेंज होंगे। तो सबसे पहले फाउंडेशन में आप 4 बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ठीक है। अकाउंटिंग, सबसे पहले अकाउंटिंग, सारे के सारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। बिजनेस लॉज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सर इसमें तो मैथ्स आ गया, हम तो मैथ्स छोड़कर कॉमर्स लिए थे। बेटा मैथ्स से जितना भागोगे सीए उतना देर में बनोगे, ठीक है। मैथ्स से भागना नहीं है, बेसिक मैथ्स होता है, बहुत ज्यादा हायर लेवल का मैथ्स नहीं होता है। जैसे जैसे आपका ब्रेन ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका थोड़ा सा मैथ्स से भी डरना खत्म हो जाना चाहिए। तो जो मैथ्स छोड़कर भाग कर आए थे उनके लिए तो मैथ्स यहाँ पर दिख जाएगा। चौथा पेपर क्या होगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स का होगा। इन सभी का क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होता है, लेकिन पास होने के लिए आपको इंडिविजुअल कितने मार्क्स चाहिए? हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स इंडिविजुअली पास होने के लिए चाहिए। क्या सर सब में 40-40 लाएंगे तो पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होगे, आप फेल हो जाओगे। एग्रीगेट आपका टोटल कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए 200, यानी कि ईच सब्जेक्ट 50। तो सर ये तो ईच सब्जेक्ट 50 और ये नहीं समझ में आया। देखो भाई, किसी भी सब्जेक्ट में आप 40 लेकर आते हो तो आप पास माने जाते हो, ठीक है। उस सब्जेक्ट को आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन ओवरऑल आपके 200 मार्क्स आना चाहिए, यानी 50% मार्क्स आना चाहिए। जैसे कि इसमें 40 की जगह आप 40 लेकर आए, इसमें आपने लेकर आया हो आप सपोज करो 55, इसमें आपने फिर 40 मारा, और ये सब्जेक्ट मैथ्स था इसलिए 40, और इसमें आपने सपोज करो 65। अब आप टोटल करके देखोगे तो आपके कितने मार्क्स हो जा रहे हैं? यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे 200 मार्क्स हो गए, आप पास हो जाओगे, यानी एग्रीगेट आपको 50% में ही पास हो गए, लेकिन इंडिविजुअली आपको 40%। जैसे अभी तक आपने देखा होगा, आप 33% में बोर्ड्स एग्जाम में पास हुआ करते थे, सब में 33 भी लाओगे तो पास हो जाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मिनिमम 40% इंडिविजुअल आपको। सर अगर मैं यहाँ पर 30 लाया, मैं यहाँ पर 30 लाया और यहाँ पर मैं 70 ले आया तो क्या चलेगा? नहीं बेटा, आप फेल हो जाओगे। आपको इंडिविजुअल 40 एंड एग्रीगेट 50 आपका
मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, ये आपके फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स हो गए। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कोर्स की, तो इसमें आपके 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, पहले 4 हुआ करते थे, अब 3 हो गए, और ग्रुप 2 में भी आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इनका भी जैसे पहला एग्जाम क्या होगा, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, टैक्सेशन। ठीक है, ग्रुप 2 में क्या होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। आपने देखा होगा सीए एंड सीएमए का सिलेबस भी लगभग लगभग कॉमन होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो हमारी इस करियर ऑप्शन सीरीज में उसी पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, ग्रुप 2 में अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें भी आपके सारे के सारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। आपको मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए होता है, मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होता है, और मैक्सिमम की तो बेटा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि मिनिमम 40 मार्क्स आपको चाहिए और पास होने के लिए 50%। अगर आप इंडिविजुअल ग्रुप भी देते हो तो आप दे सकते हो, और आप दोनों ग्रुप देते हो और बहुत अच्छे मार्क्स लाते हो तभी आपकी रैंक बनती है। आपने सुना होगा ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, ऑल इंडिया रैंक सेकंड, तो रैंक तभी बनेगी जब आप दोनों ग्रुप दोगे और अच्छे मार्क्स लाओगे, टॉप 50 में आओगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके ग्रुप इंटरमीडिएट के। फिर इसके बाद आपकी आर्टिकलशिप होती है जो 2 साल चलती है। किसी अच्छे से सीए को ढूंढकर आप जिस सिटी में हो जहां पर जो है, या फिर आप बाहर भी जा सकते हो, जैसे कि दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर वगैरह में आपको अच्छी फर्म्स मिल जाती हैं काम करने के लिए, उनके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद जैसे ही आपने 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट किए बगैर आप सीए फाइनल नहीं दे सकते हो। इसीलिए आपको 2 साल की ट्रेनिंग तो कंपलसरी है। अब आपने 2 साल की ट्रेनिंग कर ली, इसके बाद आप फाइनल में एंटर होते हो। फाइनल में भी वही 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इनमें भी जैसे पहला सब्जेक्ट हमारा पेपर क्या होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग, एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, ग्रुप 2 होगा इसमें डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इनडायरेक्ट इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स वगैरह वो, और इनडायरेक्ट टैक्स, ये 2 टैक्स के पेपर होते हैं आपके। तीसरा होता है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड सब्जेक्ट होता है। आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी एंड विथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तीनों सब्जेक्ट यहाँ और यहाँ पर आपके 100 मार्क्स के होंगे। मिनिमम आपको 40%, एग्रीगेट 50% मार्क्स आपको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि फाउंडेशन में रूल है वही यहाँ पर है। अब बात करते हैं सीए करने में कितना खर्चा आता है। सर सीए है तो बहुत फेमस, इतना फेमस है, खर्चा तो बहुत आता होगा। बेटा मैं अगर एक चीज बात बताऊं ना, जहाँ पे साइंस वाले आईआईटी या नीट वाले एमबीबीएस करने के लिए जितना पैसा देते हैं ना एक साल में, उतना पूरे सीए की जर्नी में पैसा खर्च नहीं होगा आपका। और जब बात आएगी अर्निंग्स की, तो इनसे कई गुना ज्यादा भी आप कमा सकते हो। मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि कितना कमा सकते हो। ठीक है, सीए पूरा करने का खर्च लगभग 1.5 लाख। ठीक है, कम से कम मिनिमम हम मान के चलते हैं 1.5 लाख रुपए तो आपका खर्च आएगा, मिनिमम 1.5 आएगा, और मैक्सिमम 2.5 से 3 लाख, और फिर ऊपर भी जा सकता है अगर हॉस्टल फीस को जोड़ो, कोचिंग फीस को जोड़ो, आपके पता नहीं कौन से आपके कुछ पर्सनल खर्चे को जोड़ो, तो वो ज्यादा भी जा सकता है। लेकिन अगर आप स्टडी की बात करो तो मिनिमम 1.5 लाख तो आपको लगने वाला है। कैसे लगेगा, जैसे हमने सबसे पहले बात करता हूँ, फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस आपकी कितनी लग जाएगी, ये 1.5 लाख ना करके, सॉरी मिनिमम इसको 50,000 कर लो। ठीक है, सॉरी ये 50,000 है। ठीक है, मिनिमम 50,000 तो आपको इंस्टीट्यूट ले लेगा आपसे। कैसे ले लेगा, ये डिपेंड कैसे करता है कि भाई कोचिंग है, सिटी है और स्टडी स्टाइल पर। तो सबसे पहले फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस जो आप सीए इंस्टीट्यूट को देते हो, आईसीएआई को देते हो, फाउंडेशन में 9 से 10,000 की फीस है। ठीक है, और इंटरमीडिएट ये फीस पुराने और नए उसमें बदलती रहती थी, तो अभी आप 20 मान लीजिए इसके हायर फीस। इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन की फीस 20,000 है, और यहाँ पर आपकी 25,000 है। तो लगभग आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो गया, 45 और ये 10, 55,000 के आसपास तो आपकी जो फीस है ये इंस्टीट्यूट को चली जाएगी। ये आपका खर्चा होना ही होना है 50-55,000 का, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। ये तो आपको सरकार को ये पैसा देना है, यानी कि आईसीआई को देना है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को देना है। अब अगर आप कोचिंग करने की बात करो तो कोचिंग आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, और ऑनलाइन में कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको कि ऑनलाइन की वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, और आपको बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट कम फीस में पढ़ा देती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ फीस 1 लाख से 2 लाख रुपए रखी है। अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो कहीं ना कहीं ये फीस बढ़ जाएगी, और सिटी टू सिटी भी वेरी करती है। आप जयपुर में हो तो कम में हो जाएगी, दिल्ली में हो तो थोड़ा महंगा होगा, मुंबई में हो तो और महंगा होगा। ठीक है, पुणे वगैरह में हो तो भी महंगा होगा। तो डिपेंड करता है, अगर आप हमारे भोपाल से करते हो तो कहीं ना कहीं कम में हो जाएगा। तो ये 1 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, या 5 लाख भी कह लो। कई लोग ऐसे भी होते हैं 10-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, सीए नहीं बन पाते। तो इसीलिए फीस, कोचिंग की फीस आपके ऊपर डिपेंड करेगी। बाकी इंस्टीट्यूट आपसे 55,000 लेगा। क्या सर सेल्फ स्टडी से पास हो सकते हैं? ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो खुद सेल्फ स्टडी से पास हुए हैं, लेकिन इसके लिए बेटा आप में बहुत अच्छा डिसिप्लिन चाहिए। अगर वो आप में है तो आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी से भी पास हो सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, और सर इसमें स्टडी मटेरियल का आपने कुछ नहीं बताया। स्टडी मटेरियल सीए इंस्टीट्यूट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। इसी फीस में आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, और उनकी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो।
ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। बाकी हाँ, इनकम टैक्स वगैरह की बुक साल दर साल बदलती हैं, तो वो आप मार्केट से भी खरीद सकते हो। कुछ जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स का आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के सिलेबस हर साल चेंज हो जाते हैं, तो इनकी बुक्स आपको अक्सर मार्केट से खरीदनी पड़ती है। तो ये सीए करने का खर्चा मैंने आपको बता दिया। सीए की अर्निंग्स एंड प्लेसमेंट कैसी होती है, सीए की सैलरी और जॉब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, तो अगर जॉब कर सकते हो आप, दो ऑप्शन है आपके पास, पहला है जॉब का और आप खुद का काम भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जॉब की बात कर लेते हैं। तो भाई आपने नाम सुना होगा बिग फोर, जैसे डेलॉयट है, पीडब्ल्यूसी है, ईवाई है, केपीएमजी। ये एक सीए का सपना भी होता है कई बार अगर उसे जॉब करनी होती है तो, कि इनमें काम करूं बिग फोर में। इसके अलावा बैंक्स में आप काम कर सकते हो, ठीक है, एमएनसीज में काम कर सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में, आईटी कंपनीज में काम कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज में भी सीए की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इन सब जगह पर आप सीए एज अ सीए जॉब कर सकते हो, जहां पर आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, जहां पे मिनिमम पैकेज 6 से 8 लाख रुपए तक जाता है और मैक्सिमम पैकेज इंडिया में अगर आप अच्छे रैंकर्स हो तो 25 टू 50 लाख पर एनम भी जाता है। इंडिया और अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में ये कहीं ना कहीं और ज्यादा भी जा सकता है। आगे मैं बताऊंगा कौन कितना कमा रहा है। प्रैक्टिस का ऑप्शन है ऑन बिजनेस, सीए अपनी फर्म खोल सकता है, यानी कि फिर वो जितनी चाहे इनकम अर्न कर सकता है। आपने बहुत सारे सीए का नाम सुना होगा और राकेश झुंझुनवाला का नाम तो जरूर सुना होगा, ठीक है, जो ट्रेडिंग से पैसा कमाते थे, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जॉब रोल की मैं बात करूं तो बेटा देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट और फाइनेंशियल मैनेजर, ये सब आप जॉब रोल देख सकते हो कंपनी में। ये अक्सर आपको देखने को मिलेंगी ये सारी जॉब। फेमस सीए अगर मैं आज की डेट में बात करूं इन 2026, तो भैया इनका नाम सबसे टॉप में आता है। बहुत कम लोगों ने इनको शकल से देखा होगा। इनका नाम है वैभव तनेजा। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा, मेरे कुछ वीडियोस में भी देखा होगा। वैभव तनेजा एट दैट टाइम टेस्ला के सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। टेस्ला अब कौन नहीं जानता, आज की डेट में जो टेस्ला को नहीं जानता तो मैं उनको भी बता दूं कि टेस्ला एक कार बनाने वाली कंपनी है। स्पेस एक्स, एलन मस्क का तो नाम सभी ने सुना होगा, उसी कंपनी के सीएफओ हैं। एंड इनकी सैलरी आपकी उम्मीद से सबसे ज्यादा है और ये आईना दिखाती है उन लोगों को, लोगों को जो बोलते हैं कि कॉमर्स में है ही क्या, मिलता ही क्या है। तो उन लोगों को मैं बता दूं, इनका जो पैकेज है ऑन एवरेज 1200, क्या होगा 1200 लाख नहीं, ठीक है, सीआर का है, 1200 करोड़ का पैकेज है बेटा। ठीक है, कितना पैसा कमाते हैं ये, 1200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, ठीक है, पर एनम, ये इनका पैकेज है ऑलमोस्ट, यानी 100 करोड़ रुपीस प्रति महीने के हिसाब से इनको सैलरी मिलती है, जो कि एट दैट टाइम सबसे ज्यादा सैलरी है। अगर मैं बात करूं तो गूगल के सीईओ जो है सुंदर पिचाई से भी ज्यादा सैलरी इनको मिलती है और ये 2025 में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला बंदा है। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि सीए में क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अगर जॉब बेसिस पे आप देखोगे तो ये है सीए में। इसके अलावा आपने कुमार मंगलम बिरला का नाम सुना होगा, ठीक है, हमारे राजनीति में भी हैं कुछ लोग, पीयूष गोयल जी का नाम सुना होगा। ये सब सीए हैं इंडिया के फेमस और ये भी इंडिया से ही हैं। इन्होंने दिल्ली से अपनी पढ़ाई की है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम किया, इसके बाद सीए किया और फिर इन्होंने बाहर की कंपनी में जाके काम किया और वहां पर इनको टेस्ला का सीएफओ बनाया गया, जहां पर हाईएस्ट सैलरी। एलन मस्क इनको इतनी सैलरी क्यों देता है, बिकॉज इनको पता है कि एलन मस्क के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्च करना है, कैसे टैक्स प्लानिंग करनी है वगैरह वगैरह, इसमें ये इनकी मदद करते हैं। पैसा बहुत लोगों के पास होता है लेकिन मैनेज करना सबको नहीं आता और मैनेज करने के लिए ये बंदे यानी कि सीए कंपनीज की मदद करते हैं। तो आज के इस हमने क्लास में कंप्लीटली देखा कि सीए का पूरा कंप्लीट रोल, जॉब रोल, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, CMA धनराज सिंह दांगी, और हमारे प्रज्ञान कॉमर्स के पेज को भी लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारे स्टडी मटेरियल का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज वगैरह, अगर आप 11-12 स्टूडेंट हैं या फिर आप CA स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर हमारी फ्री टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। बारकोड आप इसको स्कैन करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्क्रॉल कर सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला वीडियो आप किस ऑप्शंस पर, किस करियर ऑप्शन पे चाहते हैं, वो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।